नमस्कार दोस्तों, आज हम मिडिवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारत में अरब आक्रमण। तो आइए समझते हैं कि ये अरब आक्रमण भारत में होते क्यों हैं। तो अरब आक्रमण के समय अरब में शासन चल रहा होता है अल हज्जाज का। और भारत के सिंध प्रांत पर जो अरब आक्रमण करते हैं, यहां पे शासन चल रहा होता है ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर का। अब होता क्या है कि इस अल हज्जाज के कुछ समुद्री जहाज जो हैं वो श्रीलंका से देवल बंदरगाह, जो कि सिंध के अधीन आता था, इससे होते हुए जो है वो अल हज्जाज के रीजन में आने होते हैं। लेकिन जैसे ही ये श्रीलंका से जहाज चलते हैं तो ये जब देवल बंदरगाह के आसपास पहुंचते हैं तो इनको कुछ समुद्री जनजातियां, जो समुद्री लुटेरी जनजातियां थी, वो इन जहाज़ों को जो है वो लूट लेती हैं। अब अल हज्जाज को खबर मिलती है कि जो देवल बंदरगाह है, यहाँ पर जो है जो अल हज्जाज के समुद्री जहाज हैं उनको लूट लिया गया है। तो अब अल हज्जाज बोलता है कि ये जो देवल बंदरगाह है, यहाँ का शासक कौन है। तो अल हज्जाज को बताया जाता है कि ये जो देवल बंदरगाह है ये सिंध प्रांत के अधीन आता है और इस सिंध प्रांत में शासन चल रहा है दाहिर का। अब अल हज्जाज जो है वो राजा दाहिर को संदेश भिजवाता है कि आपके क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर मेरे कुछ समुद्री जहाज़ों को लूटा गया है, या तो आप उन समुद्री जहाज़ों में जो भी सामग्री थी उन्हें वापस कर दीजिए, या उन सभी के सभी समुद्री जहाज़ों को वापस कर दीजिए। तो ये जो लूटपाट हुई है इसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो राजा दाहिर भी रिप्लाई करता है अल हज्जाज को, कहता है कि हम जो हैं शासक लोग हैं और हम ये चोरी डकैती का काम नहीं करते हैं। तो अल हज्जाज इससे गुस्सा कर जाता है और संदेश भिजवाता है दाहिर को कि अब आप अरब आक्रमण के लिए जो है वो तैयार रहिएगा। तो राजा दाहिर भी रिप्लाई करता है कि आइए आप आक्रमण करिए, कोई टेंशन नहीं है, हम भी तैयार हैं। तो इसी के साथ शुरुआत होती है भारत में अरब आक्रमण की। तो अब भारत से मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत पर आक्रमण करेगा। भारत से मतलब है केवल ये जो सिंध प्रांत है इसी पर जो है वो अल हज्जाज के आक्रमण होंगे। अल हज्जाज खुद आक्रमण करने के लिए नहीं आएगा और वो अपने सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए भेजेगा। और इसकी शुरुआत होती है 711 ईस्वी में, जब वो अपने पहले सेनापति उबैदुल्लाह को भारत में आक्रमण के लिए भेजता है। उबैदुल्लाह को भारत में पहले आक्रमण के लिए भेजता है। लेकिन इस आक्रमण में क्या होता है, जैसे ही ये सिंध में घुसता है तो राजा दाहिर इसे पराजित कर देता है और साथ में इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब अल हज्जाज को समझ आता है कि दाहिर उतना भी कमजोर शासक नहीं है जितना उसने समझ रखा था। इसीलिए वो एक बार फिर से प्रयास करता है और 711 ईस्वी में ही अपने दूसरे सेनापति को भेजता है वो, और उसका नाम होता है बुदैल। और यहां पर इस बुदैल को दाहिर फिर से पराजित कर देता है और दूसरा आक्रमण भी सिंध पर जो है वो क्या रहता है, असफल रहता है। लेकिन अल हज्जाज यहां पर भी हार नहीं मान लेता है। वो अगली बार एक बार फिर से अपने अगले सेनापति को भेजेगा, जिसे आप सब जानते हैं 712 ईस्वी में इसका अगला सेनापति आएगा और उसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। अब जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो उसको भारत आने के लिए बहुत सारे रास्तों के विकल्प होते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कौन से रास्ते से भारत आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इस रीजन से भारत आया था और यही रीजन जो कहलाता है वो कहलाता है मकरान। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मकरान के रास्ते में सिंध आया था, भारत आया था, और यहीं से वो है वो आक्रमण की शुरुआत करता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर पहला सफल आक्रमण करता है और सबसे पहले ये जीत प्राप्त करता है देवल बंदरगाह पर। देवल बंदरगाह यानी कि वही बंदरगाह जहां पर अल हज्जाज के जहाज़ों को जो है वो लूटा गया था। तो सबसे पहले वो मकरान के रास्ते से आया और उसने सबसे पहले देवल बंदरगाह को लूटा। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा और आगे उसने विजय प्राप्त की निरून के क्षेत्र पर। अब ये निरून क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस निरून क्षेत्र में जो थे वो बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, इसलिए निरून क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ पर राजा दाहिर गलती करता है कि वो जब देवल बंदरगाह को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता तो उसने डिफेंसिव नीति अपनाई, यानी कि बचाव की नीति अपनाई। अगर कोई आपके साम्राज्य को जीत रहा है तो आप उस पर आक्रमण करिए, लेकिन दाहिर जो है वो क्या करता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर जीत प्राप्त करता है तो वो बचाव की नीति को अपनाता है और बोलता है कोई बात नहीं, जीत लिया तो जीत लिया, हम इस पर आक्रमण नहीं करेंगे, कितना कर क्षेत्र ये जीत लेगा। और यही जो है वो गलती रहती है किसकी, दाहिर की। अब देवल बंदरगाह को जीता तो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ मोहम्मद बिन कासिम को, फिर उसने निरून पर विजय प्राप्त की तो उसका हौसला और बढ़ा और फिर वो आगे बढ़ा। निरून के बाद उसने विजय प्राप्त की सहवान पर। सहवान के बाद वो आगे बढ़ा राबोर। और अब ये राबोर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो राबोर है वो राजधानी होती है आपके सिंध प्रांत की। और राजधानी से मतलब है कि जैसे अभी भारत की राजधानी है तो भारत के राजा यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ निवास करते हैं, राजधानी में निवास करते हैं। तो राबोर अगर सिंध प्रांत की राजधानी है तो यहाँ पे निवास कौन कर रहा होगा, राजा दाहिर यहाँ पे निवास कर रहा होगा। और यहीं पर आक्रमण करता है अब मोहम्मद बिन कासिम। किसके खिलाफ करता है ये, तो ये सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ करता है और इस युद्ध में जो है वो दाहिर क्या हो जाता है, वो पराजित हो जाता है। अब दाहिर को पराजित करने के पश्चात दाहिर की फैमिली की तरफ बढ़ता है मोहम्मद बिन कासिम। अब दाहिर की यहां दो पत्नियां होती हैं, एक का नाम होता है रानी बाई और दूसरी का नाम होता है लाडी बाई। और इस लाडी बाई की दो पुत्रियां होती हैं, एक का नाम होता है सूर्या देवी और दूसरी का नाम होता है परमल या फिर निर्मला देवी। कुछ बुक्स में परमल लिखा होगा, कुछ बुक्स में निर्मला लिखा होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही पर्सन के नाम है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूर्या देवी और परमल देवी ही मौत का कारण बनेगी मोहम्मद बिन कासिम का। तो अब दाहिर को पराजित कर दिया कहाँ, राबोर में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा वो उसकी फैमिली की तरफ और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम बढ़ा रानी बाई की तरफ। और रानी बाई यहाँ पे क्या करती है, रानी बाई देखती है कि मोहम्मद बिन कासिम उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। जौहर क्या होता है, एक विशाल सा अग्निकुंड बनाया जाता है और महिलाएं उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसा तब किया जाता था जब कोई विदेशी आक्रमण करता था और वो जो है वो महिलाओं की इज्जत लूटने का यहाँ पे काम करते थे। तो महिलाएं क्या करती थी, एक बहुत सा अग्निकुंड बनाती थी और उस अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। और महिलाओं की ये जो कंबाइंड सुसाइड थी, ये एकत्रित सुसाइड थी, यही क्या कहलाती है, जौहर कहलाती है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पूरे मध्यकालीन भारत में हमें, पूरे भारत के इतिहास में अगर हमें जौहर के साक्ष्य मिले हैं तो वो इसी रानी बाई के मिले हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में अगर सबसे पहले किसी ने जौहर किया है तो वो रानी बाई ने किया है। हमें जौहर पता है जो रानी पद्मावती ने किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह के राज्य पर आक्रमण किया था। हम उस सब जौहर से अच्छे से परिचित हैं, लेकिन ये रानी बाई वाला जो जौहर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के इतिहास का पहला जौहर है। अब उसके बाद क्या होता है, रानी बाई तो जौहर कर लेती है। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लाडी बाई की तरफ बढ़ता है और इस लाडी बाई को क्या कर लेता है, वो अगवा कर लेता है। और इसकी जो दो पुत्रियां होती हैं सूर्या देवी और परमल देवी, ये भाग जाती हैं अपने भाई के पास। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम की राबोर विजय है, इसको राबोर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि राबोर का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ। कब हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे आक्रमण जो हैं वो 712 ईस्वी में हो रहे हैं, इसलिए ये राबोर का युद्ध भी कब हुआ होगा, 712 ईस्वी में हुआ होगा। अब राबोर के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है सिंध में ही, और अगला जो प्रांत होता है वो होता है ब्राह्मणाबाद। अब ये ब्राह्मणाबाद पर भी क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। अब ब्राह्मणाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे चलकर ये जजिया कर लगाएगा तो जजिया कर जो सबसे पहले वसूला गया था वो ब्राह्मणाबाद से वसूला गया था, इसलिए ब्राह्मणाबाद भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणाबाद को विजय करने के पश्चात अब ये बढ़ता है
अंतिम सिंध प्रांत पर और उसका नाम होता है अरोर। अब ये अरोर जो होती है वो दूसरी राजधानी होती है सिंध प्रांत की। अरोर में जो है वो शासन कर रहा होता है राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह, और यही इसी जय सिंह के पास भाग कर आई होती हैं ये दोनों बहनें, कौन, सूर्य देवी और परमल देवी। अब यहाँ पर जब आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम तो इस जय सिंह को भी बुरी तरह से पराजित कर देता है और इन दोनों बहनों को भी यहीं से प्राप्त करता है। वो कहाँ से, अरोर से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ से अगवा किया था, तो आप कहेंगे अरोर से किया था। और अरोर में इसने किसे पराजित किया है, तो इसने पराजित किया है राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह को। अब 713 ईस्वी में एक बार फिर से आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और इस बार जो आक्रमण करता है वो करता है मुल्तान पे। मुल्तान जो था वो सिंध के साथ में लगने वाला ही राज्य था, सिंध का पड़ोसी राज्य होता है। और इस मुल्तान पर जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो यहाँ से उसको बहुत ही अधिक सोना प्राप्त होता है, इसीलिए वो मुल्तान को एक उपाधि देता है, टाइटल देता है, और इसको कहता है ये तो एक स्वर्ण नगरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी किसे कहा है, तो आप कहेंगे मुल्तान को कहा है। और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम का भारत का अभियान जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत में नहीं आएगा, वो भारत में 712 ईस्वी में आया है जब उसने सिंध पर आक्रमण किया है, जो कि मैंने आपको ऑर्डर में बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे उसने आक्रमण किया है। उसके बाद उसने मुल्तान पर आक्रमण किया है 713 ईस्वी में, और मुल्तान को उसने क्या कहा है, स्वर्ण नगरी कहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम एक बार अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अरबों के सिंध आक्रमण के समय सिंध में ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर का शासन चल रहा था। अरबों के सिंध आक्रमण के समय सिंध में ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर का शासन चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दाहिर चाच का पुत्र था। चाच जो था वो राजा दाहिर के पिता का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 708 ईस्वी में अरब के शासक अल हजाज के समुद्री जहाज़ों को देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। परिणाम स्वरूप अल हजाज ने अपने सेनापतियों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, सिंध पर आक्रमण करने वाले अल हजाज के सेनापति, और इसमें सबसे पहला नाम लिखेंगे आप 711 ईस्वी उबैदुल्ला, और दूसरा नाम भी 711 ईस्वी में लिखेंगे बुदैल। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन दोनों के जो आक्रमण रहे थे वो कैसे रहे थे, असफल रहे थे। और फिर लिखेंगे आप 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसने भारत के सिंध प्रांत पर पहला सफल आक्रमण किया, इसलिए बहुत सारी बुक जो हैं वो उबैदुल्ला और बुदैल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में पहला सफल आक्रमण या भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, तो उसका आंसर होता है मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन कभी भी ऑप्शन में उबैदुल्ला आएगा ऑप्शन में तो आप उसी को आंसर करेंगे। अगर मोहम्मद बिन कासिम को उस टाइम आंसर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम तभी आपने आंसर करना है जब उबैदुल्ला ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे सिंध आक्रमण के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह अल हजाज के बसना का गवर्नर था, यानी कि बसना का राज्यपाल था। इससे मतलब है कि जब ये जो बसना है ये एक मतलब जैसे भारत के अलग अलग छोटे छोटे प्रांत हैं, सिंध है, मुल्तान है, उसी तरह अरब में भी एक प्रांत था, उसका नाम था बसना, और उसका जो हेड था वो अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिखेंगे यह मकरान के रास्ते से भारत आया था, यानी कि मकरान के रास्ते से सिंध आया था। ये भारत से मतलब है सिंध से। तो ब्रैकेट में अगर आप सिंध भी लिख लेंगे तब भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी।
नेक्स्ट लिखेंगे आप मोहम्मद बिन कासिम का विजय क्रम, यानी कि सिंध को कैसे कैसे इसने जीता था, जो सिंध के छोटे छोटे प्रांत थे उनको कैसे जीता था। तो सबसे पहले लिखेंगे देवल, फिर लिखेंगे निरून। निरून मैंने पहले भी बताया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। फिर तीसरे पर लिखेंगे सेहवान, चौथे पे लिखेंगे रावौर। रावौर जो है वो दाहिर यहाँ पे रहता था, राजधानी थी ये। फिर लिखेंगे आप पाँचवें पर ब्राह्मणाबाद और छठे पे लिखेंगे अरोर। और अरोर में जो था वो जय सिंह रहता था, जो कि राजा दाहिर का पुत्र था। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो विजय प्राप्त करी है इन सभी राज्यों पर, ये 712 ईस्वी में की है। नेक्स्ट लिखेंगे आप मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त की, और मुल्तान को जो है इसने स्वर्ण नगरी कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि मुल्तान से इसको बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई व्यवस्था, और इन व्यवस्थाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है जजिया कर। जजिया कर क्या है? एक गैर मुस्लिम कर था। गैर मुस्लिम कर से मतलब है ये उन व्यक्तियों से लिया जाता था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं थे, चाहे वो फिर हिंदू हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे कोई और हों। ये उन सभी से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे। तो इसी को क्या बोला गया है? गैर मुस्लिम कर है ये। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले बार किसने लगाया? तो भारत में सबसे पहली बार जो ये लगाया था तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और जजिया कर कैसा कर है? एक गैर मुस्लिम कर है, और ये मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ब्राह्मणाबाद से जो है वसूला था। जब उसने जजिया कर लगाया भारत में सिंध प्रांत पर, तो उसने सिंध प्रांत के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत था ब्राह्मणाबाद, उसी से ये जजिया कर जो है सबसे पहले वसूला था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नाम के सिक्के चलाए, और ये चांदी के सिक्के थे। और ये जो दिरहम नाम के सिक्के जो हैं ये भारत में पहली बार जो है वो मोहम्मद बिन कासिम चला रहा है। इससे पहले ये जो सिक्के थे अरब क्षेत्र में पहले से ही प्रचलित थे, लेकिन भारत में अगर इनको कोई पहली बार चला रहा है तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही है। तो आपसे पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो आप बोलोगे कि यह दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे। और ये कैसे सिक्के थे? तो ये चांदी के सिक्के थे। कुछ बुक्स में जो लिखा होगा वो लिखा होगा ये सोने के सिक्के थे। तो अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में होगा तो आप चांदी के सिक्के ही टिक करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे आप कि भारत में ये जो अरबों के आक्रमण हुए हैं इसका जो उल्लेख मिला है वो हमें मिला है चचनामा पुस्तक में। और ये जो चचनामा पुस्तक है इसका जो राइटर है इसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इतिहासकारों के बीच, और बहुत ज़्यादा इतिहासकार मानते हैं कि इस बुक का जो राइटर है वो हमें प्राप्त ही नहीं हुआ है, अभी पता ही नहीं चल पाया है कि कौन है इस बुक के राइटर। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अली कूफ़ी नामक व्यक्ति जो हैं वो इस बुक के राइटर हैं, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक नहीं है। तो मैक्सिमम इतिहासकार तो यही मानते हैं कि इस चचनामा पुस्तक का जो है वो कोई राइटर हमें आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया है। और ये जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी ओरिजिनली, और इसका जो फ़ारसी अनुवाद है वो ख्वाजा अबू बकर कूफ़ी ने करवाया था। भारत में सिंध विजय का उल्लेख जो है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है। अब चचनामा पुस्तक का जो राइटर है वो बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो बोलते हैं कि इसका जो राइटर है वो अननोन है, पता ही नहीं चल पाया है कि इसका राइटर कौन है। और कुछ लोग मानते हैं कि अली कूफ़ी जो है इस चचनामा पुस्तक के राइटर हैं, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक नहीं है। तो फ़िलहाल तो हम यही कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि चचनामा पुस्तक का जो राइटर है वो अननोन है। और ये जो चचनामा थी ओरिजिनली जो लिखी गई थी ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, और इसका जो फ़ारसी अनुवाद करवाया था वो करवाया था ख्वाजा अबू बकर कूफ़ी ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अरबों की सिंध विजय का उल्लेख कौन सी पुस्तक में है, तो कौन सी पुस्तक में है? चचनामा में है। और ये जो क्या बोलते, ये भी पूछता है कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ओरिजिनली जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई है, और ये फ़ारसी अनुवाद जो है इसका ख्वाजा अबू बकर कूफ़ी ने करवाया है। नेक्स्ट लिखेंगे आप इतिहासकार टाड के अनुसार अरब आक्रमण से संपूर्ण उत्तरी भारत हिल गया था, और जबकि स्मिथ कहते हैं कि
अरब आक्रमण से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके जो है भारत पर शून्य असर देखने को मिले, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भारत के लोगों को।